आज हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ब्रिटिश भारत में रेलवे का विकास। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्रिटिश भारत में रेलवे का विकास। ब्रिटिश भारत में रेलवे का विकास। सबसे पहले रेलवे का विकास। एक बात याद रखिएगा कि रेलवे का विकास ब्रिटेन वासियों ने, इंग्लैंड वासियों ने अपने औपनिवेशिक हित के लिए किया था। अपने औपनिवेशिक हित की पूर्ति के लिए भारत में रेलवे का विकास किया था। सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है ब्रिटिश सरकार ने यह सोचा कि रेल चलाया जाए और उस रेल को इंजन खींचता घोड़ा, रेल को का जो इंजन है उसको खींचने के लिए घोड़ा का प्रयोग किए जाने की बात थी। लेकिन शीघ्र ही यह निर्णय छोड़ दिया गया और 1834 में भाप इंजन से भी चलाने की बात हुई थी, लेकिन यह सब कोई कार्यान्वित नहीं हो सका। फिर 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो है बंबई और थाने के बीच जो है पहली ट्रेन चलाया और 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज दूसरा ट्रेन चला। अगर हम देखते हैं तो रेलवे जो है 1868 तक ईस्वी तक 6000 किलोमीटर रेलवे लाइन का निर्माण हो चुका था और 1868 ईस्वी तक के बाद जो है इसके रेलवे के तीव्र विकास और फायदा को देखते हुए इसको सरकारी क्षेत्र में ले लिया गया। लेकिन 1880 के बाद रेलवे का जो निर्माण है वह सरकारी क्षेत्र भी देखे को दिया गया और निजी क्षेत्र को भी दिया गया। अगर रेलवे का भारत में निर्माण करने के लिए दो कंपनी को ठेका दिया गया, एक था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, और यही जो है ऑफिशियली नोटिफाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी थी। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भारत में ब्रिटिश रेलवे के विकास के लिए किसको ठेका दिया गया था कंपनी को, तो आप आंसर मारिएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। लेकिन साथ साथ में एक और कंपनी थी, उसका था नाम ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी, ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी। दो कंपनी थी लेकिन मुख्यतः ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ही थी और यह रेलवे का निर्माण किया गया। आखिर ब्रिटेन वासियों ने रेलवे का निर्माण क्यों किया, क्या कारण था? अगर हम कुछ कारणों पर जाएं तो हमें पहला कारण यह नजर आता है कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति होने से वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में, प्रभुत मात्रा में धन का संकेंद्रण हो गया था इंग्लैंड में। अब ये धन जो है इन्वेस्ट कहाँ किया जाए, इसका निवेश कहाँ किया जाए? यूरोपीय बाजार में जहाँ लाभ की संभावना नहीं के बराबर थी, या भारतीय बाजार में? तो उस समय भारतीय बाजार एक संभावनाशील बाजार था। दूसरी बात, यहाँ पर जो लेबर कॉस्ट था वो बहुत कम था, लेबर कॉस्ट जो था वो बहुत कम था, समझिए, लेबर कॉस्ट जो है वह बहुत ही कम था। तो एक कारण तो यह था कि रेलवे का विकास यहाँ किया गया। दूसरा जो है, जो रेलवे का जो विकास किया गया, इंग्लैंड में क्या हुआ कि बहुत भारी मात्रा में लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ, भारी मात्रा में लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ और लौह इस्पात उद्योग के साथ साथ भारी मशीनरी का भी उद्योग का विकास हुआ, भारी मशीनरी उद्योग का भी विकास हुआ। अब इससे उत्पन्न जो सामान है उसका कहाँ उपयोग किया जाए? तो भारत में यह देखा गया कि रेलवे एक सशक्त कारण हो सकता है।
अगर रेलवे में इंग्लैंड से बने हुए जो भारी लौह इस्पात कारखाने हैं, भारी मशीनरी के कारखाने हैं और लौह इस्पात का उद्योग है, उसके लिए रेलवे में उत्पाद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जा सकता है। अगर हम देखते हैं इसका वाणिज्यिक महत्व, तो वाणिज्यिक महत्व में हम आते हैं कि जो रेलवे का विकास सुदूर गांव तक किया जा सकता है और सुदूर गांव से बंदरगाह को जोड़ा जा सकता है। तो कच्चा माल बंदरगाह के रास्ते से इंग्लैंड के कारखानों को पहुंच जाएगा और वहां से तैयार माल बंदरगाह पर उतरकर रेलवे के माध्यम से सुदूर गांव तक पहुंच सकते हैं। इसका एक वाणिज्यिक महत्व भी था। चौथा जो है वह जो इंपॉर्टेंट बात है वह यह कि इसका एक सैन्य महत्व भी था। और सैन्य महत्व सबसे पहला इसका देखा गया 1857 के विद्रोह में। और 1857 के विद्रोहियों ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा सर्वनाश तो इस रेलवे ने और तार ने कर दिया। यह 1857 के विद्रोहियों का कहना था। कारण यह था कि अंग्रेज सेना विद्रोही जगह पर या अशांत जगह पर जल्दी पहुंच जाते थे और स्थिति को संभाल लेते थे। तो यह एक बहुत बड़ा कारण हुआ 1857 के विद्रोह का। और 1857 विद्रोही कहते भी हैं कि इसने तो रेलवे ने तो हमारा सर्वनाश कर दिया। दूसरा चीज यह है कि इससे प्रशासन में सूचना बढ़ा, उसके बाद प्रभावशीलता बढ़ा, उपयोगिता बढ़ा। ये सब जो है इसका कुछ विशेषता है। सैन्य का जो एक तरह से कह सकते हैं संचालन में फायदा हुआ, सैन्य समन्वय का एडजस्टमेंट में फायदा हुआ। तो ये सब रेलवे का विकास है। अब हम देखें रेलवे का जो है मार्क्स ने क्या कहा। थोड़ा मार्क्स का बात सुनिए। मार्क्स ने क्या कहा? मार्क्स का कहना था कि रेलवे जो है वह औद्योगिक क्रांति का कारण भी है और परिणाम भी है। मार्क्स का यह कहना था कि रेलवे जो है औद्योगिक क्रांति का कारण भी है और परिणाम भी है। और यह उसने साफ साफ कहा कि इंग्लैंड का उदाहरण दिया, अमेरिका का उदाहरण दिया, जर्मनी का उदाहरण दिया, जो भी विकसित राष्ट्र थे उस सब का मार्क्स ने उदाहरण दिया। और मार्क्स का ये विचार था कि भारत में रेलवे जो है वह औद्योगिकरण को बढ़ावा देगा। लेकिन हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है और मार्क्स का यह सिद्धांत भारत में आकर फेल हो गया। कारण यहां पर यह था कि रेलवे के निर्माण में काफी फिजूल खर्ची किया गया और 5% जो लागत मुनाफा था वह निश्चित था। और इसके कारण जो है रेलवे का वह विकास जो भारत में उसका परिणाम दिखना चाहिए था वह दिख नहीं पाया। इस पर काफी खर्च हुआ रेलवे के विकास पर। और दूसरी बात यह है कि रेलवे के निर्माण में छोटा से छोटा सामग्री या बड़ा से बड़ा सामग्री वह कहां से आता था, तो वह आता था इंग्लैंड से, इंग्लैंड के कारखानों से। और इसके कारण जो है आप कह सकते हैं कि भारतीय रुपये, चूंकि यह भारतीय रुपये में पेड किया जाता था इंग्लैंड में, तो इससे काफी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा था। और ऋण के बोझ को भी एक तो रेलवे पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, उस इंटरेस्ट को पूर्ति करने के लिए ऋण का बोझ बढ़ रहा था। और ये जो है मार्क्स का जो सिद्धांत है कि रेलवे औद्योगिकरण का वाहक है वो भारत में आकर फेल हो जाता है। यह हुआ मार्क्स के दृष्टिकोण से। अब है कि रेलवे का कुछ सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम को हम देखें। पहले हम नकारात्मक परिणाम की ओर जाएं। पहले हम
नकारात्मक परिणाम की ओर जाए। तो नकारात्मक परिणाम की सबसे पहले विवेचना करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि धन का जो है धन का जो निष्कासन है वो रेलवे के आने के बाद काफी तेजी से बढ़ गया। धन का निष्कासन जो है काफी बढ़ गया और इससे जो है भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि अब जो है ब्रिटेन से कच्चा माल आयात निर्मित वस्तु भारतीय बाजार में बेचे जाने लगे जिनकी लागत ज्यादा होती थी और भारत से कच्चा माल आयात निर्यात किया जाता था जिनकी कीमत कम होती थी और जो बैलेंस ट्रेड था, भुगतान संतुलन था, वो ब्रिटेन के पक्ष में धीरे धीरे जाने लगा। इसने कहीं ना कहीं अब औद्योगिकरण को भी बढ़ावा दिया। क्योंकि अब जो है भारत में जो परंपरागत दस्तकार उद्योग थे वह जो है पतन की ओर चले गए क्योंकि ब्रिटेन के तैयार माल अब इनका स्थान लेने लगे। तो यह सब जो है इसका एक नकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिलता है। लेकिन नकारात्मक परिणाम ही नहीं, इसके साथ साथ कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलता है। अब भारत का रेलवे के आने से प्रशासनिक और राजनीतिक एकीकरण अब जो है भारत का ज्यादा संभव हुआ। प्रशासनिक और राजनीतिक एकीकरण ज्यादा संभव हुआ। रेलवे में हर तरह के यात्री जो है सफर करते थे। रेलवे में जब हर तरह के यात्री सफर करते थे तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो असंतोष को जो एक सामूहिक रूप देते थे और वह असंतोष जब सामूहिक रूप में बदलता था तो उसी से राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि का भी निर्माण रेलवे ने किया। दूसरा यह इंपॉर्टेंट बात कि रेलवे के आने से छुआछूत में कमी आई और विचारों का आदान प्रदान हुआ। छुआछूत में इसलिए कमी आई कि रेलवे में कोई भी आदमी बैठ सकता था, कोई भी जाति धर्म का आदमी बैठ सकता था और खान पान की सामग्री में वो परहेज नहीं रह जाता था जो गांव में वो मेंटेन करते थे। तो रेलवे ने कहीं ना कहीं छुआछूत के दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाया। यह हुआ रेलवे का सकारात्मक परिणाम। एक चीज और कि रेलवे का जो कॉस्ट तैयार किया गया था, माल भाड़ा जो इस तरीके से रखा गया था वो यात्री को ध्यान में नहीं रखकर रेलवे का निर्माण भारत में किया गया था। वह उसका उद्देश्य था कि माल भाड़ा के रूप में उसको उपयोग किया गया था और वो भी माल भाड़ा यह था कि ब्रिटिश उद्योगपति के पक्ष में जाता था, वो भारतीय उद्योगपति के पक्ष में नहीं जाता था। मेरे कहने का सारांश यह है कि रेलवे का जो निर्माण किया था ब्रिटिश नीति निर्माताओं ने भारत में, उसकी जो माल भाड़ा, उसकी जो यात्रा, उसकी जो रेलवे का जो यात्रा करने का कॉस्ट है वह यात्री को ध्यान में नहीं रखकर किया गया था। वह ब्रिटेन के उद्योगपतियों के दृष्टिकोण में रखकर किया गया था और इसके कारण भारतीय उद्योगपति भी हतोत्साहित हुए और भारतीय उद्योग भी हतोत्साहित हुए। कुल मिलाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, नकारात्मक परिणाम और सकारात्मक परिणाम के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रेलवे का विकास का प्रतिनिधि लक्षण नकारात्मक विकास ही है। नकारात्मक लक्षण ही भारत में रेलवे का प्रतिनिधि लक्षण माना जाएगा, क्योंकि रेलवे से अगर सकारात्मक कुछ विकास भी हुआ तो वह कुछ इसी प्रकार का है कि ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत थोड़ा सा नगण्य। यही है आपका भारत में रेलवे का विकास। यह जो टॉपिक है यह प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक विषय के लिए भी प्रमुख है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। आज हम थोड़ा सा आपको कुछ छोटा छोटा कुछ पॉइंट चाहते हैं कि बता दें, जैसे स्थानीय स्वशासन का विकास। स्थानीय स्वशासन का विकास भारत में स्थानीय स्वशासन की एक बहुत लंबी परंपरा रही है। प्राचीन काल से ही यहाँ जो है ग्राम पंचायत या इस तरह की संस्थाओं का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लेकिन चाहे वो मुगल काल हो चाहे अंग्रेज के आने के पहले यह लंबी परंपरा रही है। लेकिन हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको नहीं बताएंगे,
हम कुछ प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए कुछ मैटर आपको डिक्लेयर कर देते हैं। 1687 में मद्रास नगर निगम का स्थापना हुआ और जोशुआ चाइल्ड ने मद्रास नगर निगम की स्थापना की। चाइल्ड ने 1687 में मद्रास नगर निगम का स्थापना जोशुआ चाइल्ड ने किया। मैंने लॉर्ड मेयो का चर्चा किया था, गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे। इन्होंने 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की और स्थानीय संस्थाओं को जो है कुछ वित्तीय अधिकार दिए, लेकिन इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कार्य किए लॉर्ड रिपन। इनको स्थानीय स्वशासन संस्था का जनक या पिता भी कहा जाता है और लॉर्ड मेयो ने जो वित्तीय विकेंद्रीकरण का परंपरा शुरुआत किया था उसको और भी इन्होंने मजबूत किया। लॉर्ड रिपन ने भारतीय स्थानीय संस्थाओं को और भी रिच किया। इसमें बहुत सा है, 1919 का अधिनियम में क्या है, 1935 का अधिनियम में क्या है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर डेप्थ में नहीं ले जाऊँगा और प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन यही दो में से पूछेगा आपको, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। फिर लॉर्ड रिपन जो स्थानीय स्वशासन संस्था का जनक कहा जाता है, यही परीक्षा में आता है। लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण का शुरुआत किया। 1687 में मद्रास नगर निगम का स्थापना जोशुआ चाइल्ड ने किया। यही क्वेश्चन आपसे आता है, इसके अलावा नहीं आएगा। 1919 के एक्ट में भी कुछ प्रावधान थे, 1935 के एक्ट में प्रावधान थे, लेकिन गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का, तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 लाया गया नीति निर्देशक तत्व के द्वारा, और इसके द्वारा जो है भारत में स्थानीय संस्थाओं के बारे में कुछ बात किया गया। नीति निर्देशक तत्व से मुझे एक बात याद आ गया, आप लोग संविधान जब पढ़ते होंगे तो आपको पढ़ाया जाता हो कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूं। 1935 के एक्ट में एक प्रावधान था अनुदेश प्रपत्र, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अनुदेश प्रपत्र में जो है नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान था। यह कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है आईएएस जैसे एग्जाम में कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से है। तो 1935 में वो अनुदेश प्रपत्र करके एक था एक्ट में, 1935 का नियम में अनुदेश प्रपत्र से जो है नीति निर्देशक तत्व की एक संकल्पना थी। कहने का अर्थ कि आयरलैंड के संविधान से तो लिया ही गया नीति निर्देशक तत्व, लेकिन वो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के 1935 के एक्ट में अनुदेश प्रपत्र में ही था हुआ। यह बात मैं आप लोगों को आज डिक्लेयर कर देता हूं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप उसमें जो आंसर दीजिएगा तो उसका अनुदेश प्रपत्र, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यही है उसका। और फिर जो है 73वां संशोधन हुआ और 74वां संशोधन संविधान में करके जो है नगर पालिका और पंचायत सभा और नगर पालिका का स्थापना किया गया। ये सब तो आप जानते ही होंगे, इस सब में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो यही है भारत में रेलवे का विकास और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के बारे में कुछ चर्चा। अब कुछ और टॉपिक हैं जो ब्रिटिश ने हमें औपनिवेशिक विरासत में दिए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, रेलवे पर 2 आयोग था, इसका चर्चा मैं उससे कर चुका हूं। एक था रॉबर्टसन आयोग 1902 में स्थापना हुआ था और इसको जब लॉर्ड कर्जन वायसराय थे तो आया था। और एक था एकवर्थ कमेटी, इसका गठन 1919 में हुआ था और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये 2 चीज याद रखिएगा। बाकी चर्चा मैंने ब्रिटिश आर्थिक नीति में पढ़ाते समय किया था, इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में फिर से नहीं ले जाऊँगा। काम की बातें इतनी ही है। रॉबर्टसन आयोग 1902 में गठन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था रेलवे के सुधार के लिए आयोग का गठन। और 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड जब वायसराय थे भारत के, तो उन्होंने एकवर्थ आयोग का गठन किया था रेलवे में सुधार के लिए। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो को कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट हमें एक रचनात्मक शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है और सही दिशा में कार्य करने का हौसला प्रदान करता है। धन्यवाद।